नमस्कार साथियों, एग्जाम यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजीत। आज आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है और हमने अभी तक संविधान की विशेषताओं तक पढ़ा है, संविधान निर्माण से लेके आज हम संविधान में पढ़ेंगे कि संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, संविधान को कितनी अनुसूचियों में बांटा गया है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। इस पर हम एक बार देखते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए एग्जाम यात्रा चैनल पे। देखिए, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया भाग और 12 अनुसूचियों में और 395 लगभग अनुच्छेद थे इसके मूल में। अब बढ़ के कुछ ज़्यादा हो गए, लेकिन मूलतः 395 अनुच्छेद हैं। भाग से हमारा तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत कौन कौन से अंग हैं, उनकी कार्यप्रणाली को एक तरह संयोजा गया है, उसको हम क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। अनुसूची आरंभ में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 4 बाद में जोड़ी गई, 8 + 4 वर्तमान समय कुल कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियों का अंतर्गत भी यही किया गया है कि संविधान के मौलिक कैरेक्टर जो है, किन किन अंगों के कौन कौन से फंक्शनिंग है, उनको एक तरह रखा गया है, सूचीबद्ध किया गया है अनुसूचियों में और अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट कर देखिए। देखिए, संविधान के जो भाग हैं, भाग में मुख्यतः क्या दिया गया, देखिए संविधान किसी भी देश या राज्य का वो दस्तावेज होता है जिससे उसके शासन प्रशासन और उसके संचालन, राजनीतिक गतिविधियां कैसे संचालित किए जाते हैं, उसका विवरण होता है। तो जब राज्य और देश की बात आती है तो सबसे पहले किसी भी राज्य को अस्तित्व में होने के लिए उसका जो आवश्यक तत्व, उसमें क्षेत्र चाहिए, भूमि चाहिए, दूसरा निवासी चाहिए यानी जनसंख्या या नागरिक चाहिए। इन सारे लोगों को मिला के जो संचालन की जितने भी संस्थाएं बनी है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अधिकार इत्यादि का वर्णन जो है वो संविधान में क्रमबद्ध दिखाया गया है भारतीय संविधान के भागों में। तो जो भारत का इसे क्या होता है, पहले भाई सबसे जरूरी क्या है, राज्य क्षेत्र चाहिए, फिर नागरिक चाहिए, फिर उनके संचालन की जो व्यवस्था की गई है उनकी व्यवस्था द्वारा उसका अध्ययन करते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम भारतीय संविधान को देखते हैं। तो प्रथम भाग में संघ वो उसके राज्य क्षेत्र आते हैं। आपको पता है भारत संघीय राज्य है और संघ में हमने बताया था कि राज्यों के साथ, केंद्र के साथ साथ राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार प्रथम भाग में क्या है, संघ और राज्य हैं। द्वितीय भाग में नागरिकता, यानी भारत का नागरिक कौन होगा, नागरिकता के विस्तृत अवधान, नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, नागरिकों को किस तरह अपने अपने अधिकार प्राप्त है, इसका जो वर्णन है, मूल अधिकार मिलेगा। यानी किसी भी राज्य या राष्ट्र के लिए जो दो बहुत प्रमुख आवश्यक तत्व होते हैं क्या होते हैं, क्षेत्र होता है और नागरिक होते हैं। उसके बाद उनका संविधान और नियम होता है जो राज्य का आवश्यक तत्व बताएगा। उसी अवधारणा के आधार पर आप समझते हैं। जब हम नागरिक आ जाते हैं उसके बाद होता है नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं राज्य या सरकार के विरुद्ध, यानी उनको जीवन के मौलिक अधिकार, जिसको हम कहा गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को ये कहा जाता है कि राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को मिले हैं। तो तीसरे भाग में हमारा आता है मौलिक अधिकार। इसी तरह चौथा भाग जो आता है मौलिक कर्तव्य में आता है, मौलिक नहीं, राजनीतिक तत्व में आता है।
और उसके बाद मौलिक कर्तव्य के रूप में आता है। तो इसमें पांचवा भाग जो होता है केंद्रीय कार्यपालिका के रूप में आता है। तो इस तरह भाग क्या है, क्रमशः विभाजित हैं। तो चलिए पहले देखते हैं संघ और राज्य से हमारा क्या तात्पर्य है और संविधान में इसका वर्णन किन किन अनुच्छेदों के तहत किया गया है। भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक जो वर्णन किया गया। देखिए अब जितने 395 अनुच्छेद हैं उनको भागों में कैसे विभाजित किया गया है। तो प्रथम भाग में 1 से लेकर 4 तक है जो यह अवधारणा है संघ राज्य की। प्रथम भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, लीनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। भारत में राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। हमने बताया था कि भारत की जो संघीय व्यवस्था केंद्र की तरफ झुकी हुई है। केंद्र अविनाशी है लेकिन राज्य अविनाशी नहीं, यानी राज्य अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो संघ की मूलभूत अवधारणा है फोर्डा समझौतावादी उस आधार पे नहीं है। यहाँ पे संघ अविनाशी है लेकिन राज्य अविनाशी नहीं है। राज्यों का नियम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि परिवर्तित कर सकती है केंद्र सरकार। जो फेडरेशन होते हैं उनमें राज्य अलग हो सकते हैं, जैसे सोवियत अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हो, तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर असर होता है। लेकिन हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था जो है वो अमेरिका से अलग है। अनुच्छेद 2, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे कोई क्षेत्र अगर भारत जीत लेता है, विजित कर लेते हैं, कोई क्षेत्र मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत राष्ट्रपति पूर्व सूचना के द्वारा उसको भारत के संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकता है। इस तरह 1974 में सर्वप्रथम सिक्किम का 75 में विलयीकरण किया गया था भारत के संघ में। अब देखिए 1 से 4 तक जो वर्णन दिया है। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकता है। जैसे बिहार से झारखंड अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, इत्यादि राज्यों का जो पुनर्गठन आता है अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी भी राज्य का पुनर्गठन करती है। उसमें उसकी सीमा परिवर्तित कर सकती है, नाम परिवर्तित कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों को आपस में मिला सकती है। सब सारे जो है संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसमें हमारी केंद्र सरकार अत्यंत शक्तिशाली, यानी केंद्र सरकार वो चाहे तो किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है। अधिकार उसके अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसका वर्णन अनुच्छेद 4 यही कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संविधान 368 के बाहर रखा गया। यानी हमारे जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत की जाती है, लेकिन ये साधारण संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आता है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा प्रक्रिया की जा सकती है। तो इस प्रकार आपने देखा 1 से 4 तक संघ राज्यों का वर्णन, 1 से 4 तक वर्णन राज्यों के गठन का, राज्यों के सीमा परिवर्तन इत्यादि का वर्णन जो दिया गया है अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। ये संविधान का कौन सा है, पहला भाग है। उसी तरह हमने बताया कि जब राज्य और क्षेत्र आ जाएंगे उसके बाद नागरिक आएंगे ना, तो अगला जो दूसरा भाग है वो नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है। नागरिकता का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको भारत के नागरिक रूप में अधिकार प्राप्त हुआ हो और भारत के रजिस्टर्ड नागरिक हैं, उन्हीं को कानूनी कुछ अधिकार प्राप्त हैं राज्य के प्रति, उन्हीं को यहाँ पे संसाधन इत्यादि का उपयोग करने की वो होती है, छूट होती है। तो नागरिक की अवधारणा एक अलग होती है कि किसी भी देश और क्षेत्र राज्य में वहाँ के निवासियों को जो अधिकार मिलते हैं उसी कारण उनको वहाँ का नागरिक कहा जाता है। इसी प्रकार भारत में निवास करने वाले लोगों को भारत का नागरिक कहा जाता है। इसका वर्णन किसमें दिया गया है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी भाग में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता की अवधारणा दी गई है। अनुच्छेद 5, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय सभी लोगों को नागरिकता दी गई। यानी जिसमें संविधान बना, संविधान लागू किया गया तो भारत के क्षेत्र में जितने निवासी निवास करते थे वो स्वतः भारत के नागरिक घोषित हो गए। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, कुछ लोग संविधान लागू होने से पहले आ गए, कुछ लोग बाद में आ गए। तो जो बाद में आ गए, चाहे अभी तक आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी नागरिकता के लिए जो अभी सीए कानून की अवधारणा आई है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए विशेष प्रावधान 1955 नागरिकता संबंधी अधिनियम बना गया है। उसका चर्चा हम आगे करेंगे।
तो अनुच्छेद 6 जो है बंटवारे के बाद से लोगों के संविधान और नागरिकता के बारे में वर्णन करता है। अब ऐसे ही नागरिकता की तो अनुच्छेद 10 जो भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य न करे। देखिए किसी भी नागरिक की नागरिकता बनी रहती है, अगर वो राष्ट्र विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 10 में दिया। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेवारी लेकिन इसको लागू करने, इसका जो ड्राफ्टिंग का पूरा अधिकार है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है नागरिकता। और अनुच्छेद 11 तक संसद नागरिकता पे कानून बना सकती है समय समय पे। जो अभी कुछ ही समय पहले सुर्खियों में था, क्या था, सीए कानून जो था, अभी बहुत हल्ला हुआ था देश में। क्या था, पाकिस्तान से आए हुए धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों के लिए नागरिकता कानून बनाया गया था। और इसको देखते हैं आपने लोकसभा में अमित शाह और राज्यसभा में उन्होंने पास किया था, और गृह मंत्रालय इसके लिए अधिसूचना जारी करता है। अब देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला है जन्म से, यानी जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया स्वतः भारत का नागरिक माना जाएगा। वंशाधिकार से, अगर हमारे माता पिता भारतीय हैं तो हम पैदा होंगे तो हम भी क्या होंगे, हमको वंश से नागरिकता प्राप्त होगी। तीसरा पंजीकरण से, कोई चाहे तो अपनी नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकता है। कोई भी नागरिक अगर भारत का नागरिक बनना चाहे, चाहे विदेशी हो, चाहे वो आवेदन कर सकता है, उसके आधार पर सरकार उसको नागरिकता देती है। देशीकरण, कुछ अगर लोग यहाँ से बाहर चले गए, उन्होंने वहाँ शादी विवाह किया और पुनः जब भारत में आते हैं तो देशीकरण के द्वारा उनके जो बच्चे होते हैं उनको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। 5वां भूमि अर्जन के द्वारा, अगर कोई संघ राज्य क्षेत्र जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो सिक्किम के नागरिकों को अनुच्छेद भारत में जो 5 विधियां हैं उसके अंतर्गत भारत का नागरिक माना गया, यानी भूमि अर्जन के द्वारा। इस प्रकार हमने देखा नागरिकता के बारे में, देखा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में देखा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आने वाला वो मूल अधिकार आने वाला है। तो इसके बाद हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे।